नमस्कार। आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर जी हैं, जो कि सीहोर जिले से जिला अध्यक्ष है। आपका परिचय हम उनसे स्वयं करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी की सभी को। सर, मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आज जिस तरीके से देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, जो राजनीति चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो देश में जो हालात है और राजनीति जो चल रही है, उसका जिम्मेदार एक आम आदमी खुद है। मतलब मैं भी हूँ, आप भी हो, और देश की आम जनता है। क्योंकि आज देश में आप ये देखिए, कोई सी मैं पार्टी से, आप छोड़ दीजिए, मैं पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप किसी भी पार्टी की एक कार्यकर्ता है या नेता है, तो आज ये देखिए कि आपकी पार्टी ने क्या वादे करे थे, क्या वादे करके पार्टी सत्ता में आई थी, और इसके बाद में हमारा फर्ज होता है उनके काम याद दिलाने का। हमारा कर्तव्य है। हमारा वोट हम इसलिए डालते हैं कि नेता को हम वो चीज़ जो वादे उनने करे, जो वादे करके वो आज वो विधायक बने हैं, एमपी बने हैं, या मंत्री बने हैं, या मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे हम सवाल पूछें। पहला तो ये, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आज मतलब जिसको आप गुलामी कह लो, या चमचागिरी कह लो, या दलाली कह लो। मेरे को आज राजनीति में बस ऐसे ही लोग नजर आ रहे हैं, ऐसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो सवाल ही नहीं करते नेता से। या तो फिर उनका घर उन दलाली से चलता है, या फिर वो गुलाम बन के, मतलब जो पहले हम गुलामी करते थे 1947 के पहले, उसी तरह आज भी देश गुलामी की ओर जा रहा है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी की जो सांसद भी हैं, स्वाति मालीवाल जी को लेकर अभी एक मीडिया में एक खबर चल रही है कि उनको कहीं ना कहीं, जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके सचिव के ऊपर कहीं ना कहीं एक आरोप लग रहा है। तो उसके बारे में आप उस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो आपको बता दूं कि उनका जो पीए है, अरविंद केजरीवाल जी का पीए है वैभव कुमार। वैभव कुमार के ऊपर एफआईआर भी हो गई है। और मैं आम आदमी पार्टी से इसीलिए प्रभावित हूं कि आम आदमी पार्टी में मतलब दोषी को बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कि उसको सजा नहीं मिलेगी। अगर उनने गलत किया है, एक महिला के साथ, महिला सांसद के साथ अगर गलत किया है, तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मैं उस पक्ष में हूँ और सजा मिलनी चाहिए। पर आप ये देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि चलो ठीक है, वो तो सजा, एफआईआर भी हो गई, सजा भी मिल जाएगी। पर आज देश के अंदर, मैं दिल्ली के अंदर ये देख रहा हूँ कि बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है या महिला पदाधिकारी है, सड़कों पे उतर के खूब हल्ला कर रही है, खूब आंदोलन कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी चिल्लू भर पानी में डूब मरो। तो मैं उनसे, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप धरना दो, प्रदर्शन करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और मैं भी हूँ कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। ये सबका अधिकार है। हम इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है कि उसको आवाज़ उठानी चाहिए। पर मैं आज उसी विषय पे कुछ सवाल देश की जनता से भी और उन महिला कार्यकर्ता भाजपा की, उनसे भी सवाल करूंगा कि इस देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हमने देखी है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड से आती है, बीजेपी के मंत्री के बेटे ने और उसके दोस्तों ने मिलकर रेप किया, फिर मर्डर किया। क्या जब बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, सरकार थी उनकी। आप चुप हो जाते हो। आप दूसरा चलो तो मणिपुर के घटना आप देख लो। मणिपुर में देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जाता है, वह भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो क्या लड़ाई सिर्फ कुर्सी की चल रही है, राजनीति की चल रही है? क्या आपका फर्ज ही नहीं था आवाज उठाने का? वहां पर जब कहा गई थी वहां पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, क्या वहां पर महिला कार्यकर्ता नहीं है? क्या उत्तराखंड में नहीं है, या मणिपुर में नहीं है, या यूपी में नहीं है? यूपी में हरतास कांड देख लो आप, एक दलित बेटी के साथ क्या हुआ। दिल्ली की देश की महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ। 100 दिन धरने पे बैठने के बाद उनको जबरदस्ती उनका आंदोलन खत्म कराया गया, और आज ब्रजभूषण सिंह दोषी करार दिए गए हैं। तो मैं बीजेपी की गवर्नमेंट और योगी सरकार से भी पूछना चाहूंगा कि आप हर किसी के यहाँ बुलडोजर चला देते हो अपराधी के यहाँ, क्या ब्रजभूषण सिंह के यहाँ बुलडोजर चलेगा? क्या न्याय होगा? तो बात यह है कि देश में जो राजनीति गंदी चल रही है, मतलब आप राजनीति के इतने गुलाम हो गए कि आपको सही और गलत में फर्क नहीं दिख रहा है। राजनीति मैं भी कर रहा हूं, पर मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। अगर हम, जैसे मेरे से सवाल एक पहले एक पत्रकार ने सवाल किया था कि आपकी पार्टी भ्रष्टाचार को लेके आगे आई थी और आज सभी जेल में है, तो मैंने उनको कहा
कि ठीक है, अगर हमारे लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो वो तो जेल में है। बीजेपी के 2 दर्जन ऐसे लोग हैं, बीजेपी में 2 दर्जन लोग जो भ्रष्टाचार करने के बाद भी आज बीजेपी में है। तो मतलब ये क्या है? चलो हमने भ्रष्टाचार किया, हम जेल में हैं, तो उन लोगों को भी तो जेल में होना चाहिए और कोर्ट सिद्ध करेगा वो तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में क्या कोई सारे भ्रष्टाचारी हैं क्या? नहीं, बीजेपी में अच्छे लोग भी हैं। अगर अब मैं बात करूं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक नेता थे जिनका मैं सम्मान आज भी करता हूं, दिल में है मेरे। और आज वर्तमान में नितिन गडकरी जी जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों में लोग अच्छे हैं, पर आज जो जनता है ना, जनता समझ नहीं पा रही है। जनता बिल्कुल मतलब एक जैसे गुलाम हो गए, जिस पार्टी के नारे लगा रहे हैं, जिस पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। पर आप उन लोगों से सवाल भी तो पूछो, ये भी तो आपका अधिकार है। क्या वो नेता आज अपने टैक्स से, एक जनता के टैक्स से, मैं एक व्यापारी हूँ, कोई मेरा घर नेतागिरी से नहीं चलता है, तो मेरा तो ये सवाल है और मैं तो सवाल उठाऊंगा और पूछता रहूंगा। मेरे दिए हुए टैक्स के पैसे से नेता को तनख्वाह मिलती है, उसकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलता है, उसके सारे खर्चे जनता के ऊपर है। तो क्या हम वोट इसीलिए डाल रहे हैं कि हम उनकी गुलामी करेंगे, उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे? ये तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है ना कि एक नेता से सवाल पूछे, और सवाल पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, आप किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, और किसी भी पार्टी के व्यक्ति से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई या क्या व्यक्तिगत, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, किसी विचार मतलब किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का। मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आप किसी भी राजनीतिक दल में रहो, कोई इशू नहीं है, पर आप सत्य के साथ खड़े रहो। और आपकी पार्टी का अगर कोई गलत करता है तो आप उसके खिलाफ लिखो, आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, नहीं तो आप सिर्फ गुलामी की जिंदगी जी लो और सिर्फ गुलाम हो आप। लेकिन देखा जाए तो आज जो मीडिया के अंदर जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 400 पार, तो आप उसको लेके क्या कहेंगे? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार करेगी? मेरी बधाई है उनको, 400 पार अगर वो आ रही है तो मेरी तो बधाई है। पर मेरा एक सवाल है इसमें, जनता से भी है और अपने आप से भी है सवाल कि 2014 से पहले आने से पहले आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है और हमारे सम्मानित है, उन्होंने बोला था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देश के युवाओं को दिए जाएंगे। और बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। और ये सारे वादे, उनने बहुत सारे वादे किए, तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, और किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही थी। और मैंने भी 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए वोट करा था मैंने कि चलो कोई व्यक्ति हो, अपने को पार्टी से नहीं है, देश का विकास होना चाहिए, देश में रोजगार पैदा होना चाहिए। पर आज बिल्कुल विपरीत है। चाहे भले लोग वोट ठीक है करे नहीं करे, वो उनका पर्सनल विषय है, मैं वो नहीं कहूँगा, पर मेरे जैसे एक छोटे से व्यापारी से आप जाके मिल लेना कि वो 2014-13 के पहले उसके हालात क्या थे और आज क्या हालात है, वो बता देगा आपको। दूसरा ये कि क्या देश का मीडिया इस लायक नहीं बचा है कि मोदी जी से पूछ ले कि साहब आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ आपके 2 करोड़ रोजगार का? किसानों के आय आपने दुगनी करने का बोला, कौन सा नेशनल चैनल ऐसा कि जिसमें ये हिम्मत हो कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले? क्यों नहीं पूछ रहा है? उनकी पार्टी के कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता ये पूछ ले कि क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? अरे क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए भैया? इन्हें रोजगार का बोल के आप आए हैं, महंगाई कम करने का बोल के आए हैं, तो आपके कोई से भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद भी आप करो 400 पार। अरे भैया 400 पार करके करोगे क्या पेट्रोल 400 पार ले जाओगे, डीजल 400 पार ले जाओगे? मतलब बात यह है कि यार कम से कम देश की जनता को ये तो सोचना पड़ेगा। आज कुछ भी कहो, दिल्ली के अंदर अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में काम अगर केजरीवाल जी ने किया है, जब तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जब तो उनको लोग वोट दे रहे हैं। और हमारे एक मित्र का मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया में, वैसे न्यूज़ वगैरह नहीं देखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि न्यूज़ पे तो सिर पे बस वो दिखाया जाता है जो जनता देखना चाहती नहीं है, वही दिखाया जाता है, या तो वो चैनल बंद कर दे या फिर उसको देखना नहीं है। तो एक मेरे मतलब सोशल मीडिया के एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे राम मंदिर बना है तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या बाकी है। तो मेरे मित्र ने ये कहा कि भैया आप ये क्यों नहीं कहते कि दिल्ली के स्कूल और हॉस्पिटल झांकी है, पूरे देश में बनना बाकी है।
तो एक बात बताइए, अगर इस देश में हर एक आम आदमी को, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी और एक स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिलेगी, तो केजरीवाल जी का जो विजन है मैं उसके लिए उनसे जुड़ा हूँ। पहली बात तो ये, और क्यों जुड़ा हूँ, इसीलिए जुड़ा हूँ कि यार देश में जो मेन जो चीज़ है मूल्य, आज एक आम आदमी बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा परेशान है और एक इलाज के खर्चे में सबसे ज़्यादा परेशान है। और सरकार, मैं सब चीज़ों को खिलाफ हूँ कि कोई चीज़ फ्री मत दो, आप सब बंद कर दो, पर कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य ये इसलिए एक आम आदमी को देना चाहिए कि इससे हमारा देश मजबूत होगा, और जब पढ़ा लिखा होगा तो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और मतलब आज मैं तो ये कहूँगा कि अभी जो जिस तरफ देश जा रहा है ना, कि जैसे पहले 1947 में देश लगभग 70% देश की जनता अनपढ़ थी, उस टाइम भी हमने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीती थी, देश आज़ाद हुआ था। और आज हमारा देश 90% शिक्षित है, 90% लोग समथिंग पढ़े होंगे, हो सकता थोड़े बहुत कम हो, पर 90% पढ़े लिखे होने के बाद आज कोई भी सरकार से या किसी भी नेता से सवाल करने को वो नहीं है। फिर ऐसे पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है, बताओ फायदा क्या है, अगर जब आप सवाल ही नहीं कर रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि हम तो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो बधाई है उनको। पर मैं तो जहाँ तक मैं जब भी गया हूँ, अभी मैं जस्ट कल ही गया था, मेरे को भी एक प्रॉब्लम है, मेरी आवाज़ में आपको शायद दिख गया होगा, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो मैं अभी इलाज के लिए गया था। मैं भोपाल भी गया था एक दिन, और अभी कल उज्जैन गया था जस्ट में, महाकाल की नगरी में। तो मैंने वह पूछा तो डॉक्टर, मैं आपको हॉस्पिटल का नाम बता दूं, तेजंकर हॉस्पिटल में गया मैं, और वहाँ के जो मेन उनके एमडी है उनसे मेरी बात हुई, तो उनसे बोला मैंने, सर मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो ऑपरेशन का खर्चा उन्होंने करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए मेरे को बताया। तो बोले साहब पूरे उज्जैन में आप कहीं भी चले जाओ, आयुष्मान कार्ड में आपका इलाज नहीं होगा। तो मतलब ये जो योजना है वो सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मतलब चढ़ रही है क्या, कि सिर्फ आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों के साथ में ठगी की जा रही है? अभी आप देखो, चुनाव से पहले एक भ्रष्टाचार सामने आया था कि आयुष्मान कार्ड का अभी करीबन कितने करोड़ का इनने घोटाला, जो मर चुके थे, जो मृत्यु हो गए थे, उनका इलाज दर्शाया कि इतने लोगों का इलाज करके कुछ करोड़ बताया था, मेरे को संख्या तो याद नहीं है, पर आप बताओ उसमें भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। इसके बाद में आप बहुत सारे भ्रष्टाचार की अगर बात करूं तो बहुत सारे भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। तो यहाँ क्या सीडी ईवीआई की जांच यहाँ नहीं होना चाहिए? बहुत सारे हुए, सबको मालूम है, जनता को भी मालूम है, और जो भाजपा के लोग उनको भी मालूम है। और अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने का वादा किया था सरकार ने। इसके बाद में किसानों के गेहूं की एमएसपी 2700 करने का वादा किया था, धान की 3,3100 करने का वादा किया था। तो भैया खैर हम तो विपक्ष वाले, हम तो ये मुद्दा उठाएंगे और जोर शोर से उठाएंगे। 4 जून के बाद इस पे बिल्कुल आंदोलन होगा, महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश में होगा। पर क्या भाजपा के लोग या तो वो दलाल हैं या वो गुलाम है कि उनके नेताओं से नहीं पूछते हैं कि आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपये देंगे, गेहूं 2700 खरीदेंगे किसान का, धान 3100 खरीदेंगे। अरे भैया तुम क्यों बात नहीं करते हो? जब आपने आपको देशभक्त बताते हो कि हम देशभक्त हैं, तो क्या आप आपके नेताओं से सवाल नहीं कर सकते? मतलब इसका मतलब आप गुलाम हो, खाली आप तलवे चाटने वाले हो, दलाल हो आप, आपका घर दलाली से चलता है इसका मतलब। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 4 तारीख आचार संहिता खत्म होने के बाद में हमारा एक आष्टा में जल्दी एक आंदोलन या धरना प्रदर्शन चालू होगा, जिस युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के फसलों के अच्छे दाम के लिए, महिलाओं को जो इन्होंने वादा किया था 3,000 देने के लिए। मैं तो पक्ष में नहीं हूँ कि आप फ्री की चीज़ कोई दो, पर आपको ये कुर्सी हथियाने के लिए जनता से आपने क्या क्या वादे किए, ये जनता को जागरूक करने के लिए आंदोलन होगा। हम इस पक्ष में नहीं कि आप फ्री दो, मत दो फ्री, आप 1,000 भी बंद कर दो, आप घर में नौकरी दो, रोजगार दो, किसानों की फसल के अच्छे दाम दो, छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करो। आज एक उद्योगपति प्लेन खरीदता है तो 5% जीएसटी लगता है, और एक मेरा जैसा व्यापारी अगर 4 व्हीलर खरीदता है तो 18 से 30% जीएसटी देना पड़ता है। ये कहाँ का नहीं हुआ है? कहाँ है? मतलब क्या बचा है? मतलब आप सरकार जो है उद्योगपति की बची है, छोटे व्यापारी हो, किसान हो या फिर स्टूडेंट हो, इनके लिए बात करने वाला कोई नहीं बचा है। और सबसे मैं कहूँगा
कि इसमें नेताओं की गलती नहीं है, इसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आप वोट दे रहे हो ना, तो आपका हक है, आप सवाल पूछो नेता से। मैं तो ये कह रहा हूं सवाल पूछो, नहीं तो आप जो वोट दे रहे हो ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जो आने वाली 4 तारीख है जी, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए सरकार, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं कि मैं ऐसी घोषणा कर दूं कि सरकार इंडिया गठबंधन की बने या मोदी जी की बने। सरकार चाहे किसी की भी बन जाए, मेरा कोई ना, सरकार वो किसी की भी बने, वो सरकार एक आम आदमी की सरकार है। मतलब उसमें चाहे आपने वोट दिया हो ना दिया हो, मैं उसी पे बात करूंगा कि प्रधानमंत्री की जो आज जो भाषण सुनता हूँ या देखता हूँ, तो मेरी तो खैर कोई वो नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछूं, पर एक देश का मीडिया है जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है। जब देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत 2 बार दिया है, तो आपको हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस, इनकी बात करने की जरूरत नहीं है। आप इस जनता के लिए कितना बेहतर कर सकते हो, मैं कह रहा हूं ना, कितना बेहतर आप कर सकते हो ना। आप अगर एक नेता, मैं आपको बता दूं, अगर नेतागिरी होना है तो कैसी होना चाहिए। अगर एक नेता को, अगर चाहे सरपंच हो या पार्षद हो, विधायक, MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर उसने 5 साल में ऐसे काम कि उसको वोट मांगना पड़े, उसको ऐसे काम करना चाहिए कि उसको 5 साल बाद में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं उसको नेता मानूंगा। आप 5 साल में 5 साल 10 साल, जबकि प्रधानमंत्री जी को 10 साल दे दिए, 5 साल में आप ऐसे काम कर जाओ कि आपको किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जनता आपको खुद वोट दे। क्योंकि आपको जब जिता दिया ना, तो आपको इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान ये वो फलाना, आपको दुनिया मतलब भारत को ये करके दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे घर तो मुस्लिम घर से खाना आता था। हाँ, तो अभी सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो देखो अब हकीकत में और झूठ में कितना क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर सबको साथ लेके चल रहे हैं, वो बात तो मैं उनकी मान रहा हूँ। क्योंकि अभी विपक्षी दल के जितने भ्रष्टाचारी थे सबको उन्होंने साथ में कर लिया है, क्योंकि उनके पास आने के बाद सब दोष मुक्त हो गए, सब अरिश्चन हो गए। अरे भैया, जब वो जैसे अजीत पवार की बात कर ले, जब वो NCB में थे तो उनके ऊपर 70,000 करोड़ का मोदी जी ने घोटाले का आरोप लगाया, 4 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो हरिश्चंद्र हो गए। अरे तो भैया सबको साथ ले ही रहे वो। अगर आप इतने ईमानदार थे तो आपको, मैं कह रहा हूं, किसी भ्रष्टाचारी की आपको जरूरत ही नहीं थी, आप तो अकेले जीत जाते चुनाव। अगर आपने काम किया है तो क्या जरूरत थी आपको 25 भ्रष्टाचारियों को आपकी पार्टी में शामिल करने की, उनके साथ मिलकर लड़ने की। मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी वाकई में अगर ईमानदार होते और देशभक्त होते तो किसी भ्रष्टाचारी को क्या, उनकी पार्टी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी पहले से थे, उनको जेल का रास्ता दिखाते और खुद चुनाव लड़ते, तो मैं कह रहा हूं 400 क्या 543 सीट मोदी जी लेके आते। मैं कह रहा हूं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपका दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ गया है, आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप कहते थे क्या, कर क्या रहा। और आपको बता दूं 4 तारीख को चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये कह रहे ना 400 पार, पर चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ठाकुर साहब, ये बताइए कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की सरकार है, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये नारा लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? पहले तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कहाँ आपकी बुद्धि का है। मतलब आप भगवान श्री राम को आप लेके आ गए, आप भगवान राम से भी बड़े हो गए। राम हमारे आराध्य है, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, ठीक है ना। पर राम को हम आज से थोड़ी पूछते हैं, हम हजारों सालों से पूछते हैं। और हम राम जी बिल्कुल हमारे हमेशा साथ हम हृदय में, और हर गाँव में राम मंदिर बना हुआ है, ठीक है। पर मैं ये पूछना चाहूँगा, आज वो ये नारा लगा रहे कि राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे भैया, आप राम को ले आए तो फिर उसको विजय माल्या को ले आओ, मेहुल चोकसी को ले आओ। ये देश का करोड़ों रुपए खा के बैठे हैं, जो राम को ले आए ये इनसे ये भगोड़े नहीं आ रहा है, आप इनको लेके आ जाओ। तो आप रिपोर्टर हो, मीडिया वाले हो, आप उनसे ये बात पूछो कि भैया आप राम को ले आए हैं तो आप विजय माल्या, मेहुल चोकसी और बहुत सारे ऐसे नाम है जो देश का करोड़ों रुपए खा के विदेश में बैठे जाके। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर
तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड को? क्या जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि इन्होंने कोविड वैक्सीन वगैरह उससे चंदा लिया और मास्क बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा लिया, तो ये क्या, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब अब लोगों को समझना हो तो मैं उसका एक एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे मेरा एक ये मोबाइल है, अगर मान लो जैसे मोबाइल कंपनी है कोई सी भी, अगर उसको उठाए सरकार उस पर दबाव डालती है, सरकार को वो बहुत मोटी रकम सरकार को पे करती है, तो जब सरकार को बहुत सारा पैसा देती है तो फिर वो सरकार उसको एक आज़ादी देती है कि अब आप ये मोबाइल आपका 10,000 का बिच रहा था, आप इसको 50,000 में बेचो, क्योंकि सरकार ने तो उनसे रकम खा ली है पर उसका भुगतान जनता को करना है। ठीक है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में एक कंपनी जो मांस बेचने वाली कंपनी है, जैसे बीजेपी, खैर हम तो ऐसे नकली भक्त है भी नहीं है, हम तो असली वाले भक्त हैं। हम तो आज भी गाय पालते हैं, गौ माता को आज भी माता मानते हैं, गौ माता आज भी हमारे लिए तो माता ही है। उन पाखंडी लोगों से मेरा एक सवाल है कि आपको शर्म आना चाहिए, आपको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, जिस एक मास कंपनी को आपने, मतलब एक तो आप इधर बता रहे हो कि गौ रक्षक हम गौ माता की रक्षा करने वाले, और आपने उनको लाइसेंस दे दिया गाय काटने का, और फिर उससे आपने 250 करोड़ का आपने चंदा ले लिया। ये भैया ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप देशभक्त हो कि क्या हो। मेरे को तो आपकी भक्ति मतलब नकली लगती है पूरी। या आपको शर्म आना चाहिए जब आप एक तरफ बात करते हो कि हम तो गोरक्षा करते हैं, हम तो ये करते हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ आप उस गोमांस काटने वाली कंपनी को आप परमिशन देते हो और उनसे मोटी रकम लेते हो, तो इसका मतलब तो आप आगे रह के गौ हत्या करवा रहे हो। मतलब यार बड़ी शर्म की बात है, ये बातें लोगों को सोचनी पड़ेगी। आज एक पानी की बोतल उसका फिक्स रेट है 20 रुपये। ठीक है। मतलब में कोई सी भी चीज़ देख लो, आज चाहे बाइक देख लो आप, बाइक पहले 50,000 40,000 की मिल रही थी, आज 1 लाख से ऊपर हो गई। मैंने आपको बताया ना, सारी चीज़ों के डबल रेट हो गए। उसका कारण इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है कि जब कोई मोटी रकम सरकार को देते हैं तो वो रेट भी उनके हिसाब से बेचने की उनको पावर मिल जाती है कि अब आपकी चीज़ को आप मार्केट में कैसे बेचो, कोई चूचा करने वाला नहीं है। जैसे पेट्रोल का दाम 120 कर दिया, जहाँ 80-85 था उसको 90 था, वो 120 ले गए, और भी जनता को समझाने के लिए 10 कम कर दिए, फिर भी 110 रुपये का बिक रहा है। अब जनता ये नहीं समझ रही तो अपन क्या करें? भुगतो। आज तुम्हारे पास मतलब सरकार धीरे धीरे करके आपके हाथ में कटोरा दे देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज भी आप नहीं समझे, नहीं सुधरे, तो आने वाला भविष्य आपका अंधकार में है। सीधी सी बात ये। और मैं तो जनता से यही कहूँगा कि आप किसी को, अभी तो 2 चरण का चुनाव बाकी है, किसी को भी वोट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किस पार्टी में हो, किसको करें, पर जिस पार्टी को भी करें, क्या 5 साल उस आदमी से आप सवाल करने लायक हो तो वोट करें, और नहीं तो आपका वोट देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सवाल नहीं कर सकते किसी से तो मुझे बताइए आप कि आप सवाल ही नहीं करोगे। हम तो कह रहे हैं ना, हमारी पार्टी में भी अगर, हमारे तो केजरीवाल जी है जिन्होंने दिल्ली में एक मंत्री को हटा के जेल में डाल दिया, एक पंजाब में मुख्यमंत्री जी ने, भगवत मान जी ने एक मंत्री को जेल में डाला है। क्या बीजेपी में कभी आज तक हुआ ऐसा? अब इनने जो आरोप लगाए हैं वो तो कोर्ट तय करेगा कि कितने सही है और कितने गलत है। पर अगर आरोप, अगर मान लो कोर्ट वो करता है, तो आज भी हमारे मुख्यमंत्री तो खैर अभी बेल पे आए हैं, 2 तारीख को वापस जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि चलो ठीक है, अगर उनने गलत किया तो वो तो जेल में है। नहीं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ ना, सिद्ध नहीं हुआ ना। आरोप सिद्ध संजय सिंह का नहीं हुआ, 6 महीने बाद उनको बेल मिली। ठीक है ना। और देश का कानून है, सिसोदिया पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो आप ये बात सोचिए, आपको ये सोचनी पड़ेगी। एक ब्रजभूषण का आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। महिला पहलवानों ने 100 दिन तक धरने पे बैठकर प्रदर्शन किया। उनकी बातों को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे, क्योंकि बीजेपी के में तो सब हरिश्चंद्र है, वो कर ही नहीं सकते गुना। आज जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए तो क्या उनके यहाँ बुलडोजर चला? क्या उनको पार्टी ने बर्खास्त किया? क्या उनको जेल में डाला? अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद भी वो आज पार्टी में बने हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह के बालक को आप टिकट दे दिया है, वो लड़ रहे हैं सांसद का चुनाव। तो ये राजनीति अब लोगों को समझ में आ गई धीरे धीरे कि मोदी जी क्या है क्या नहीं है। मतलब मोदी जी जाने वाले। देखिए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और ठीक है जो भी है राजनीति उसकी जगह पर मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा। देखो,
आदमी तो उसके आजकल उसके काम से बुझाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि असली क्या है और नकली क्या है। असली नकली की पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल फोटोकॉपी भी बहुत सारी आने लग गई है। आपको दिखाते क्या और देते क्या है, वही आजकल देश में चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। सवाल है आपसे कि आप देश के किसान, युवा, बेरोजगार लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि देश का किसान हो या युवा हो, एक छोटा व्यापारी हो या बेरोजगार युवा हो, आप सबको जब आप वोट करने जाएं तो आप ये सोचें कि देश के अंदर आज जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है उसका कारण क्या है? देश में आज छोटा व्यापारी खत्म क्यों होता जा रहा है? आज किसान इतनी मेहनत करके भी परेशान क्यों है? मतलब तमाम ऐसे सवाल आपके जहन में होना चाहिए वोट डालने से पहले कि जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए, इस लोकतंत्र की रक्षा करे। मतलब हम जिसको भी चुने वो ऐसा चुने कि चाहे वो व्यापारी के लिए काम करे या बेरोजगार युवाओं के लिए या किसानों के लिए। आज मतलब जैसे मैं बात करूंगा किसान, आज किसान 50,000 के कर्ज के नीचे आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। और एक व्यापारी की भी यही हालत है, क्योंकि मैं तो एक व्यापारी भी हूँ, किसान भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि आज व्यापारी की क्या हालत है। तो आप वोट करने से पहले आप ये चीज़ों का ध्यान रहे कि पहले हम 2014 के पहले व्यापारी की हालत क्या थी और आज क्या हालत है। कितना कर्जा एक व्यापारी के ऊपर बढ़ गया, किसान के ऊपर बढ़ गया, और कितना युवा बेरोजगार हो गया, ठीक है। और किसानों का कितना कर्ज बढ़ गया, ठीक है। ये सारी बातें हैं, ये सारे मुद्दे हैं, और उसको सोच समझ के वोट करना चाहिए। आप किसी पार्टी या किसी नेता के मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि जो देश को गलत दिशा में लेके जा रहा है, जो रोजगार खत्म कर रहा है, व्यापारियों का व्यापार खत्म कर रहा है, ठीक है ना, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। मतलब बहुत सारी बातें हैं, आपको विचार करना पड़ेगा कि उद्योगपतियों का 55 लाख करोड़ का कर्जा देश की सरकार ने माफ किया, तो क्या एक छोटे व्यापारी का 50,000 या 1 लाख का कर्जा माफ किया? क्या किसान का 50,000 या 1 लाख का कर्जा माफ किया? क्या कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए? तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको सोचनी पड़ेगी कि खाली आप वोट डाल के आ गए या 5 किलो राशन में आप वोट डाल रहे हो, या ये आपका भविष्य, आने वाला भविष्य आप यानी बेच रहे हो 5 किलो अनाज में, आप गुलामी की ओर जा रहे हो ये देश। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, तो सभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि वोट डालने से पहले सोचे समझे, जो उचित हो, वो कोई सी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छा व्यक्ति हो आप उसको वोट करें, कि ताकि वो अपनी विधानसभा का, अपनी लोकसभा का, अपने वार्ड का, अपने गांव का विकास करें। बस यही कहना चाहूँगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।